अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने रोज़ की तरह हाथ बांध कर प्रणाम किया। मैडम ने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसका चेहरा काफ़ी संजीदा लगा। कहने लगी, डीकर, आज साहब के लिए नाश्ता नहीं बनाना, उन्हें आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि सिक्योरिटी चीफ को आज क्यों जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। थोड़ी ही देर बाद मुझे नशिस्तगाह में रखे हुए टेलीफोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि यह सिक्योरिटी चीफ का टेलीफोन होगा। मैं जानता था कि चूंकि मैडम इस गलतफहमी में है कि मैं इब्रानी ज़बान से नावाकिफ़ हूँ, इसलिए वो अपने खामन से जो भी बात करेगी खोल कर करेगी, और मैं उनकी यह गुफ्तगू सुनना चाहता था। चुनाचे मैंने जल्दी से एक कप में बोतल से दूध निकाल कर डाला और नशिस्तगाह में चला आया। मैडम ने रिसीवर उठा रखा था और इब्रानी ज़बान में अपना खामन से बात कर रही थी। मैंने दूध का कप मेज़ पर रख दिया और रुमाल से यूं ही मेज़ की सफाई शुरू कर दी। फिर दीवार के सामने कैबिनेट पर रखे हुए चीनी के नवादरात की झाड़ पोंछ करने लगा। मैडम फ़ोन पर कह रही थी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर हो सकता है? तुमने सिक्योरिटी वालों को नहीं मारा। ब्रिगेडियर तुमसे दुश्मनी रखता है। वो चुप हो गई। वो अपने खामद की बात सुन रही थी और हूँ हाँ करती जाती थी, जैसे बात काट कर बोली, मैं हैरान हूँ कि यह सब कुछ कैसे हो गया। बहरहाल तुम अगर नाश्ते पर आ सकते हो तो आ जाओ, जो है देखा जाएगा। एक दो सेकंड रिसीवर हाथ में रखने के बाद उसने टेलीफोन पर रख दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम दूध का कप किस लिए लाए हो? मैंने करीब आते हुए कहा, मैडम ज़रा देख कर बताएं, मुझे यह दूध कुछ ख़राब लगता है। मैडम ने दूध के कप को नाक के करीब ले जाकर सूंघा और बोली, नहीं ठीक है, ले जाओ इसे। वह बड़ी बेजार थी। मैं कप उठाकर किचन की तरफ चला तो पीछे से उसने आवाज़ दी, साहब के लिए भी नाश्ता तैयार कर लेना, शायद वो यहीं आकर नाश्ता करें। थोड़ी देर बाद बंगले के बाहर जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी चीफ ने शीशगाह में दाखिल हुआ तो वह फुल वर्दी में था। चेहरे पर परेशानी और नकाहत के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने टोपी कैबिनेट के ऊपर रखी और नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए बोला, डियर, कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैडम उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और नया सिगरेट सुलगा कर अपने खामद को दिया और बोली, तुम्हारी नौकरी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ना। दोनों इब्रानी ज़बान में बातें कर रहे थे। मैं किचन में कान लगाए नाश्ता तैयार कर रहा था। बरसाम ने गहरा सांस खींचा और बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं नाश्ता तैयार करके तश्त में लगा चुका था। मैं उसे लेकर मेज़ के पास आ गया, साहब को झुककर सलाम किया और मेज़ पर काफ़ी की चैनक और प्यालियाँ रखने लगा। उन्हें मेरी मौजूदगी में खामोश होने राजदारी से काम लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं इब्रानी ज़बान बिल्कुल नहीं जानता। वो खुलकर इस दहशत अंगेज़ वाक़े पर बातें करने लगे। उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस होशरुबा वाक़े को हाई कमांड ने सिर्फ चंद लोगों तक ही महदूद रखने का फैसला किया है और खुफिया तौर पर ज़बरदस्त तफ्तीश और सुराग रसानी का सिलसिला शुरू कर दिया है। यह काम वहाँ पर मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपा गया था। यहूदी सिक्योरिटी चीफ ने भवें तज्जुब से ऊपर उठाते हुए कहा, हाई कमांड का ख्याल है कि श्रीलंका से कोई पाकिस्तानी कमांडो यहाँ घुस आया है और यह सारी कार्रवाई उसकी तखरीबकारी का नतीजा है। मगर हमारी सैली सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि बाहर से किसी गैर आदमी के जजीरे पर घुस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम ने कहा, डियर, यह भी तो हो सकता है कि इन तामिल बशिंदों ने यह शरारत की हो। मेरे कान खड़े हो गए। मैं मैडम की प्याली में काफ़ी डाल रहा था। सिक्योरिटी चीफ ने सर को आहिस्ता से झटका दिया और बोला, उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? ये लोग खुद अपनी जानें बचाकर यहाँ पनाह लिए हुए हैं। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब, आप हमारे माई बाप हैं, हम आपके सहारे यहाँ पड़े हैं, इसलिए आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। सिक्योरिटी चीफ के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। मैंने फ़ौरन कहा, साहब जी, हमारे वेदों में लिखा है कि जो अपने मालिक की सेवा करता है उसका अगला जन्म जोगी का होता है, और जो अपने मालिक की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है वो अगले जन्म में देवता का रूप पाता है। साहब जी, देख लेना, मैं भी कभी आप पर किसी रोज़ जान कुर्बान कर दूंगा। सिक्योरिटी चीफ सिगरेट का कश लगाते हुए मुस्कराया और कुर्सी पीछे खिसका कर उठा और बोला, डीकर, तुम बड़े अच्छे इंडियन हो, हम तुम्हें पसंद करता है। फिर एस्ट्रे में राख झाड़ते हुए बोला, देखो, कल रात हमारे एक ऑफिसर के बंगले पर चोरी का केस हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, चोरी साहब, ऐसा कौन कर सकता है? सिक्योरिटी चीफ बोला,
यही तो हम मालूम करना चाहते हैं। तुम हमारे अपने आदमी हो। तुम अपनी बस्ती में लोगों की नकल व हरकत पर निगाह रखना। कोई आदमी मशकूक हरकतें करता नजर है तो चुपके से मुझे इतना कर देना। तुम लोग बड़े अच्छे हो, मगर एक मछली सारी तालाब को गंदा कर देती है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है साहब जी, मैं एक एक पर कड़ी निगाह रखूंगा। ज़रा सा किसी पर शक हुआ तो फौरन आपको खबर कर दूंगा। सिक्योरिटी चीफ फर्श के कलीन पर टहलने लगा। उसकी बीवी अभी तक मेज पर बैठी काफ़ी पी रही थी। मैं खाली ट्रे लेकर जाने लगा तो सिक्योरिटी चीफ ने मुझे करीब बुलाया और मेरी तरफ घूर कर देखा। अगरचा मेरे बदन में एक सनसनाहट सी जरूर दौड़ गई थी, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट ही रहा। सिक्योरिटी चीफ बोला, डीकर, रात तुम्हारी बस्ती के सारे लोग अपनी झोंपड़ियों में ही थे। मैंने बड़े सीधे और साफ लहजे में कहा, हाँ साहब, मैंने शाम के वक्त सबको देखा था। सब अपनी अपनी झोंपड़ियों के बहर बैठे हुए ताड़ी पी रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। एक लम्हे के लिए वो कलीन की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाई और बोला, ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अपने आदमियों की निगरानी करते रहना। हम तुम्हें इनाम देगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, इनाम का मुझे लालच नहीं है, ये हम सब की इज्जत का सवाल है। हम कभी चोरी नहीं करते। हम बड़े पक्के विष्णु हैं साहब। हम लड़ते झगड़ते और आपस में मारपीट जरूर करते हैं, मगर चोरी कभी नहीं करते। फिर भी अगर हम में कोई ऐसी काली भेड़ आ गई तो मैं उसे पकड़कर आपके कदमों में ले आऊँगा। शाबाश। सिक्योरिटी चीफ ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा और टोपी सर पर रखी और मैडम की तरफ मुतवज्जे होकर इब्रानी ज़बान में बोला, मेरे बारे में तुम फिक्र मत हो डेयर, मेरे हाथ साफ हैं। अगर जंगल में कोई पाकिस्तानी गुरीला छुपा हुआ भी है तो वो हमारे हाथ से बचकर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मैं किचन में जा चुका था। ये सारी बात मैंने किचन में बर्तन रखते हुए सुनी थी। उसकी जीप स्टार्ट होने के बाद कम्प्लेक्स की तरफ चली गई। अगर मैं चीफ सिक्योरिटी के बंगले पर काम ना कर रहा होता और मैंने उस पर अपनी वफादारी और खिदमत गुजारी का सिक्का न जमाया होता तो मुमकिन था कि उसे मुझ पर शक हो जाता, क्योंकि मैं ही 2 माह पहले बाहर से इस जजीरे में आया था। लेकिन मेरे आने का ड्रामा इस कामयाबी और तफसीलात के साथ रचाया गया था कि उसके दिल में मेरे बारे में बदगुमानी पैदा नहीं हो सकती थी। मैं उसी लम्हे से मोहतात हो गया था। मुझे अब सिर्फ एक ही उलझन लग गई थी कि अगर इन लोगों ने इस नहज पर तफ्तीश शुरू कर दिया कि पिछले 2-3 महीनों में बाहर से कौन आया है तो मैं थर लिया जाऊंगा और मुझे पाकिस्तानी गुरीला साबित करने के लिए मेरा सिर्फ डॉक्टरी मुआयना कराने की ही देर थी। मैंने अपने अमल को तेज़ करने का फैसला कर लिया। उसी रोज़ बस्ती में तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया, जो मेरी अदम मौजूदगी में यहूदी सिक्योरिटी गार्ड्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की निगरानी में हो रहा था। बस्ती वालों को यही बताया था कि एक फौजी अफसर के बंगले में चोरी हो गई है और चोर कोई कीमती हार चुरा कर ले गया है। शाम को मैं बस्ती में आया तो मेरी झोंपड़ी का फर्श भी जगह जगह से खुदा हुआ था। दादा रमिया परेशान था। कहने लगा, अगर हम में से किसी ने यह काम किया है तो उसने हम सब से सख्त दुश्मनी की है। ज़रा सोचो, अगर ये लोग हमें जजीरे से निकाल देते हैं तो हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? केरला पुलिस तो हमें जेल में बंद कर देगी। इन यहूदी साहबों ने हमें पनाह दे रखी है। हमें तो इनकी दिन रात खिदमत करनी चाहिए। रमिया दादा ने बस्ती वालों को जमा करके इस किस्म की एक तकरीर भी कर दी। सब के चेहरे लटके हुए थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी चोरी नहीं की थी। मैं बहाने बहाने से ओपलों के ढेर की तरफ गया। उस ढेर की भी तलाशी ली गई। ओपलों को इधर उधर हटाकर देखा गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वहाँ किसी ने ज़मीन नहीं खोदी थी, वरना मेरा पिस्तौल वहीं ज़मीन के अंदर 2 फुट नीचे दफन था। ये पिस्तौल मुझे यहूदी फायरिंग स्क्वाड के सामने पहुंचाने के लिए काफ़ी था। सारे यहूदी कम्प्लेक्स में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। सिक्योरिटी चीफ इस सिलसिले में अपनी बीवी से जो बातें करता वो मैं समझ लेता था। उसकी ज़बानी मुझे मालूम हुआ कि हीफा से एक इंतहाई तजर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर वहाँ पहुँच रहा है। मैं चौकन्ना हो गया। वहाँ रोज़ बरोज़ तहकीकात होती है, उसका भी मुझे इल्म हो जाता, क्योंकि सिक्योरिटी चीफ अपनी बीवी से इस ज़मन में ज़रूर गुफ्तगू करता था। ये लोग अभी तक मेरी चप्पल और दूसरे सिक्योरिटी मुहाफ़िज़ की वर्दी बरामद करने में कामयाब नहीं हुए थे। उन्हें मरने वालों के बदन पर से मेरे हाथों के निशान भी नहीं मिले थे। ना ही उन्हें चट्टान के पीछे जंगल में मिट्टी के तोदे वाली मेरी ज़मीन दोस्त खुफिया कमीगा का इल्म हो सका था। लेकिन हीफा के नए इंटेलिजेंस ऑफिसर के आने की खबर मेरे लिए तशवीशनाक थी। इस बात का इम्कान था कि वह मुझसे पूछगछ करे
क्योंकि तामिल की बस्ती में मैं ही नया रंगरूट था। अगर तब तक मैं सोनिया को वहाँ से लेकर ले जाने में कामयाब नहीं हो जाता तो मुझे इस आने वाली आफत का मुकाबला करना था। जरूरतमंदाना और मर्दाना मुकाबला। इस नए इंटेलिजेंस ऑफिसर की आमद मेरे लिए इसलिए भी खतरनाक थी कि इन मुमकिन था कि वो मेरे पूरे रिकॉर्ड और मेरी शक्ल से भी वाकिफ हो। इस सूरत में मेरा बच निकलना नामुमकिन था। उधर सिक्योरिटी चीफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने मिलकर बस्ती के एक एक मर्द को तजर्बा गाह में बुलाकर उनकी डिटेक्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। ये एक्सरे की तरह की मशीन थी जिसके पीछे आदमी को खड़ा करके उससे कुछ सवाल किए जाते थे। एक दिन मेरी बारी भी आ गई। सिक्योरिटी चीफ ने मुझे कहा कि यह दफ्तरी कार्रवाई के लिए ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। मैं लेबॉर्ट्री में पहुंच गया। 2 डॉक्टर और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और फर्श पर कोने में लगकर बैठ गया। नर्स ने मशीन के आगे एक स्क्रीन शीट लगाई और मुझे पीछे खड़ा होने के लिए कहा। मैं इस किस्म की कई मशीनों में से गुजर चुका था। मुझे अपने ऊपर झूठ को सच बनाकर तारीख करने की इंतहाई महारत हासिल हो गई थी, क्योंकि मैं ये काम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए कर रहा था। इसलिए मुझे भरपूर एतमाद था। मैं मशीन के पीछे खड़ा हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हिंदी में मुझसे पूछा, तुम बुधवार की रात को जेल की 4 दीवारी में क्या करने गए थे? ये बहुत ही खतरनाक सवाल था। अगर मेरा भरपूर तजर्बा और महारत मेरे साथ ना होती तो मैं कदमों से उखड़ गया होता। यह सवाल मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्किय था। मैंने अपने असाब और एहसासात को पूरे तौर पर कंट्रोल में रखा और किसी कदर हैरान होकर हाथ बांध कर कहा, हुजूर, हमने तो जेल की 4 दीवारी कभी देखी भी नहीं। हम तो रात को बस्ती से बाहर कभी गए ही नहीं। मैंने अच्छी तरह महसूस किया था कि मेरे दिल की धड़कनों में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना भी फर्क नहीं आया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने फौरन ही दूसरा सवाल कर दिया, तो मैं चोरी के बारे में इल्म है कि यह किसने की थी? मैंने बड़े एतमाद और भोलेपन से सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। होता तो हम अपने साहब को फौरन बता देते। हम तो हुजूर के नमकखार हैं महाराज। मुझे फ़ारिग कर दिया गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वापस चला आया। मुझे हर वक्त सिर्फ एक ही धड़का लगा था कि बस्ती में मैं ही नया नया आया था। अगर इस इंटेलिजेंस ऑफिसर को जो हिफा से आया था मुझ पर ज़रा सा भी शक पड़ गया और उसने मेरा डॉक्टरी मुआयना किया तो सारा भांडा फूट जाएगा। मुझे यूँ महसूस होने लगा कि मैं किसी ऐसे पुल से गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ जो उस तरह की धार की मानद है, लेकिन मुझे इस पर से हर हालत में सही और सालम गुजरना था। मैंने पहला काम यह किया कि अपने फ्रेंच कट, दाढ़ी और सर के बाल मुड़वा दिए। बहाना यह बनाया कि मेरे सर और मुंह पर खारिश रहने लगी है। यह पेशबंदी हिफा से आने वाले नए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए थी, क्योंकि हिफा में मेरी जो तस्वीर सरकारी हलकों तक पहुंची थी उसमें मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल तामिल मदरसों जैसा बना लिया। माथे पर हर वक्त तिलक की लंबी लंबी लकीरें डाले रखता। मेरे हुलिये में काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। एक रात अंधेरे में मैं अपनी कमी गाह यानी लहद का मुआयना करने भी आया। लहद के कोने में सूखे नारियल उसी तरह पड़े थे। यहाँ मैंने एक चाकू भी लाकर रख दिया था, यह मालूम करने के लिए कि सोनिया किस मकाम पर कैद है। मैंने एक चाल चली। एक रोज सिक्योरिटी चीफ की बीवी मैडम हाथों पर जैतून की मालिश कर रही थी कि मैं करीब से गुजरते हुए अचानक रुक गया और गौर से झुककर उसके हाथों को तकने लगा। मैडम मेरे हाथ की लकीरों के इल्म की बेहद मुतक़िद थी। मैंने कहा, मैडम, देख रहा हूँ कि आपके दाएं हाथ की एक लकीर खतरनाक हाथ से आगे बढ़ रही है। मैडम ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने फैला दिए। डीकर, जल्दी देख कर बताओ कि ये लकीरें क्यों बढ़ रही हैं, इससे क्या होगा? मैंने यूं ही एक लकीर पर अपनी उंगली रख दी और चेहरे पर परेशानी के असरात लाते हुए कहा, मैडम, ये आपने क्या कर लिया है अपने साथ? है यहूदी औरत तो परेशान हो गई। मैंने आंखें बंद करके सन सकरात का एक श्लोक पढ़ा। आंखें दोबारा खोलकर हाथ की लकीर पर आंखें गाड़ दी और कहा, मैडम, यह पाकिस्तानी औरत तो खतरनाक भूत बनकर आपके खामंद को हमेशा के लिए आपसे जुदा करने वाली है। मैडम तो जैसे सख्ते में आ गई। उसे मुझ पर बेहद एतकाद था। कुछ मेरा हुलिया मद्रासी पुजारियों जैसा था। ऊपर से मैंने सन सकरात का एक श्लोक भी पढ़ दिया था। जल्दी से मुझे अपने कमरे में ले गई और टेबल लैंप जलाकर अपना हाथ मेज पर फैलाकर बोली, डीकर, अब लकीरों को गौर से देखो। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। मैं भी सोचती थी कि तुम्हारा साहब रात को देर से क्यों आता है। कई रोज से मैं उसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा देख रही हूँ।
मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था और उसकी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को बड़े गौर से देख रहा था। मैंने मैडम की तरफ देखकर कहा, मैडम, मैं साहब का नौकर हूँ, उन्हें पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पहले वादा करें कि आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। यहूदी औरत ने कसम खाकर कहा कि वो किसी के आगे मेरा नाम नहीं लेगी। तुम लकीरें देखकर बताओ कि क्या वाकई मेरा खामद उस पाकिस्तानी औरत के इश्क में फंस गया है। मैंने जल्दी पर तेल छिड़कते हुए कहा, मैडम, ये लकीर बिल्कुल नहीं आपके हाथ पर उभरी है और ये बता रही है कि साहब उस पाकिस्तानी लड़की के इश्क में ही गिरफ्तार नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ यहाँ से फरार होकर अमेरिका जाकर शादी करने का मंसूबा बना रहे हैं। मैंने उस यहूदी औरत को एक बहुत बड़ी बात कह दी थी, अगर इसकी भनक भी सिक्योरिटी चीफ को पड़ जाती है तो वह मुझे शूट कर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा हर हालत में करना ही था। यही मेरा मंसूबा था कि यहूदी औरत पर यह जुमला जैसे बिजली बनकर गिरा, वो वाकई सख्ते में आ गया। मैं फ़ौरन घुटनों के बल झुक गया और दोनों हाथ बांधकर भरी हुई आवाज़ में कहा, मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, भगवान के लिए ये बात साहब को न बताना, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तो आपको इसलिए सच सच बता दिया है कि मैं आपका घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। यहूदी औरत का सांस तेज तेज चलने लगा था। उसने किसी कदर झिंझलाकर कहा, क्या फजूल बात कर रहे हो, तुम एक बार कह जो दिया है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम एक बार फिर मेरा हाथ गौर से देखो। मैंने कहा, अच्छा जी, देखता हूँ। मैं फिर उसका हाथ देखने लगा। हाथ में तो कुछ भी नहीं था। मैं अपने मंसूबे के मुताबिक सोच समझ कर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। मैं एक बार फिर महर नजूमी बन गया और बोला, मैडम, मैंने वही कुछ आपको बताया है जो आपके हाथ की लकीरें साफ साफ बता रही हैं। अगर आपने जल्दी से कोई उपाय न किया तो ये मक्कार पाकिस्तानी औरत आपके खामद को हमेशा के लिए आपसे छीन लेगी। मैडम की आंखें खुली थीं, चेहरे पर फिक्र और परेशानी थी। डीकर उपाय तुम ही मुझे बताओगे। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। बताओ मुझे क्या करना चाहिए। क्या तुम दूसरा तवीज़ नहीं बना सकते जिससे ये औरत हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। मैंने थोड़ी देर तवक्कुफ किया, फिर कहा, मैडम, तकदीर आपके खिलाफ जा रही है। लकीरों का नक्श गिरा है, बदकिस्मती का तीर निकल गया है। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक ही इलाज है। वो क्या? जल्दी से बताओ। यहूदी औरत ने बेताबी से कहा। मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक मजीद एक कदम बढ़ाया। मैडम, अब आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी और आपका घर सिर्फ एक ही सूरत में तबाही से बच सकता है कि उस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए। वो कैसे? मैडम के मुंह से जैसे अपने आप निकल गया। मैंने कहा, वो इस तरह के उस मक्कार औरत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। मैडम ने कहा, मगर ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इस घर की तबाही नहीं देख सकता। आपके लिए इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए ये काम मैं करने को तैयार हूँ। यहूदी औरत ने मेरी इस पेशकश पर इत्मीनान का सांस लिया और बोली, मगर डीकर, तुम उसे कैसे ख़त्म करोगे? तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि वो कहाँ पर कैद है। ये तो मुझे भी मालूम नहीं। मैंने कहा, आप किसी तरीके से साहब से ये मालूम करें कि पाकिस्तानी औरत किस मकाम पर कैद है। बस इसके बाद सारा काम मुझ पर छोड़ दें, मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैडम कहने लगी, लेकिन तुम कैसे पहुँचोगे और उसे किस तरह ख़त्म करोगे? मैंने फ़ौरन कहा, इस सिलसिले में भी आपको थोड़ी सी मेरी मदद करनी होगी। जब हम उस औरत के पास पहुँच जाएंगे तो मैं अपने साथ यमराज की तावीज़ की राख भी लेता जाऊँगा। बस उस राख को औरत के सर के बालों में गिरा दूँगा। इसके बाद उसके बदन में आग लग जाएगी, मगर ये आग किसी को दिखाई नहीं देगी और थोड़ी ही देर में ये मक्कार औरत जलकर राख हो जाएगी। यहूदी मैडम रकाबत की आग और अपने घर को बचाने के लिए जज्बात में इस कदर डूबी हुई थी कि उसने मुझसे इस ज़माने में कोई सवाल न किया। वैसे भी वो मेरी करामात और जनूबी हिंद के जादू से बेहद मुतासर थी। कहने लगी, आज ही सांप से मालूम करती हूँ, तुम यमराज वाला तावीज़ तैयार करो। मैंने कहा, यह बड़ा ख़तरनाक तावीज़ है। इसके लिए मुझे सारी रात आग जलाकर तपस्या करनी और मंत्र पढ़ने होंगे। इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा है, मगर आपके और आपके घर की बेहतरी के लिए ऐसा ज़रूर करूँगा। मैं आज ही रात ये तवीज़ तैयार करके उसकी राख पुड़िया में बांध कर अपने पास रख लूँगा। आप साहब से ये मालूम करें कि ये पाकिस्तानी मक्कार और अय्यार हमारी दुश्मन औरत किस जगह पर कैद है, ताकि मैं वहाँ पहुँच उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। फिर आपका घर तबाही से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। मगर एक बात है,
वो क्या? यहूदी औरत ने पूछा। मैंने हाथ बांध कर अर्ज किया कि मैडम, साहब को ये पता ना चले कि ये सब कुछ मेरे कहने से हो रहा है। अगर साहब को मुझ पर ज़रा सा भी शक पड़ गया तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, मगर मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो भगवान जानता है कि ये सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे किसी इनाम का लालच भी नहीं है, मेरी अपनी कोई ज़ाती गर्ज भी नहीं है, और मेरी उस औरत से कोई दुश्मनी भी नहीं है। यहूदी औरत ने मुझे पुरजोर अल्फाज में यकीन दिलाया कि वो मेरा जिक्र किसी से नहीं करेगी। अब मैंने उसे आखिरी जुमला कहा। ये बात भी है मैडम कि अगर मेरा नाम ज़ाहिर हो गया तो तवीज़ का असर ज़ाहिर हो जाएगा। ये गीत यमराज मंत्र का तवीज़ होता है जिसमें राजदारी पहली शर्त है। अगर इसकी ज़रा सी हवा भी किसी पर खुल जाए तो तवीज़ का असर बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है और मंत्र काम नहीं करते। मैंने इस औरत को बेहद पक्का कर दिया। पक्की तो वो पहले ही थी, लेकिन मैंने मंत्रों की राजदारी की शर्त पेश करके उसे बिल्कुल ही बांध दिया था। अब वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकती थी। अंदर से वैसे मुझे डर लग रहा था कि कहीं सिक्योरिटी चीफ को शक न पड़ जाए कि उसकी बीवी पाकिस्तानी कैदी लड़की के बारे में किस लिए पूछ रही है। उस यहूदी औरत ने रात को न जाने क्या चक्कर चलाया कि उसके खामंद ने उसे सोनिया के बारे में जो कुछ मैडम को पूछना था बता दिया। अगले रोज़ जब मैं कागज़ के एक टुकड़े की राख पुड़िया में बांध कर मैडम के सामने ले गया तो वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी। साहब नाश्ता करके चले गए तो वह मुझे अपने बेडरूम में ले गई और बोली, मैंने पाकिस्तानी चुड़ैल के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया है। मैंने पुड़िया उसको दिखाते हुए कहा कि मैंने यमराज तवीज़ की राख भी तैयार कर ली है। उसे झूठ मूठ बताया कि मुझे सारी रात आग जलाकर मंत्र पढ़ने पड़े हैं और सख्त थक गया हूँ। मैडम ने मुझे फ्रिज से सेब का जूस लाकर पिलाया। बंगले में इस वक्त हमारे सिवा सिर्फ तामिल नौकरानी ही थी जो कपड़े धोकर आंगन में डाल रही थी। मैं सोनिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेताब था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा हुआ था। मुझे मैडम ने खुद ही वो राज बता दिया जिसके हसूल के लिए मैं कई रोज़ से परेशान और सरगर्दा था। ये तमाम मालूमात उसने अपने खामन से किस तरीके से हासिल किया, इस सिलसिले में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि रात उसने साहब को खुद मशरूब पिलाया था, क्योंकि यह खुद उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। इसलिए मैडम ने रात को न जाने साहब पर क्या जादू किया कि उसने अपनी बीवी को सोनिया के बारे में वो सब कुछ बता दिया जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी और जिन मालूमात के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। इन मालूमात के मुताबिक सोनिया जेल कैम्प में कैद नहीं थी, बल्कि उसे एटमी तहकीकात के तजर्बे वाले ममनुआ इलाके में रखा गया था। वो जिस सेल में कैद थी वो एटमी प्लांट की गुंबद वाली छोटी सी इमारत के अकम में एक 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर कोने में वाक़ था और बाहर की जानिब उसकी कोई खिड़की और रोशनदान नहीं था। उस छोटे से कमरे के सामने की जानिब एक बालकोनी नुमा छोटा सा बरामदा था जो तीसरी मंजिल के बाकी 4 कमरों के आगे से गुजरता था। उन बाकी 4 कमरों में से 3 कमरे बंद थे। सिर्फ चौथे कमरे में सिक्योरिटी गार्ड के मुसल्ला सिपाही रहते थे जो दिन रात सोनिया के सेल के बाहर मुसल्ला पड़े रहते थे। एक आदमी दिन में सिर्फ एक बार सोनिया के लिए सूप और रोटी लेकर आता था। इससे ज़्यादा मैडम को सिक्योरिटी चीफ खामंद ने नशे की तरंग में कुछ नहीं बताया था। मेरे लिए इतनी मालूमात ही बहुत थी। इससे आगे अब मेरा काम शुरू होता था। मैडम ने कहा, तुम उस औरत तक कैसे पहुंचोगे डीकर? वहाँ तो बड़ा सख्त पहरा होता है। मैंने कहा, मैडम आप इत्मीनान रखें, यमराज का मंत्र मेरी मदद करेगा। मुझे उस मकार औरत का सुराग मिल गया है, बस मुझे ये चाहिए था। अब मैं किसी न किसी तरह उसकी कोठड़ी में पहुंचकर यमराज के तावीज़ की राख उसके सर में डालकर उसे जलाकर राख कर दूंगा। मैडम ने बेचैनी से कहा, तुम ये काम आज ही रात कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं इस औरत से जल्दी छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मैंने हाथ बांध कर कहा, मैडम अभी मुझे कुछ और मंत्र पढ़ने हैं, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखने के लिए मैं फिर ताकीद करूंगा, इस मामले की हल्की सी भनक भी किसी के कानों तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और यह यार पाकिस्तानी औरत आपके भोले भाले खामंद को ले उड़ेगी।